So, welcome to the class, sorry. So, LLB ग्रीन पेन चल रहा है क्या? चलो ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है, 7 पेपर इसमें होते हैं। 5 का हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज शॉर्ट में किया हुआ है, 2 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 7 है ना। पेपर नंबर 5 है इंटरनेशनल लॉ, जो हम आज करेंगे। फिर हम इसके बाद पेपर नंबर 7 करेंगे। तो 12 अगस्त से तुम लोग का पेपर होने वाला है, जो डेट आई है। तब तक हमारा रिवीजन हो जाएगा, तो तुम लोग अपनी सीरीज में इसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो तो चलो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था इंटरनेशनल लॉ, इसमें ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। तुम देखो, तुम मानव हो, तुम्हारा एक अधिकार है, उसी को कहेंगे मानवाधिकार। मतलब वह अधिकार जो ह्यूमंस का होता है, और वह अधिकार जो जानवरों का होगा वो एनिमल्स राइट, जो पक्षियों का होगा बर्ड्स राइट, ठीक है। मानवाधिकार, तो मानवाधिकार है तो उस पर कोई ना कोई कानून होगा। एक तो राष्ट्रीय कानून होता है जिस देश के मानव हैं, और हर मानवाधिकार पर एक अंतरराष्ट्रीय कानून होता है, ठीक है। क्या होता है देखते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है मानवाधिकार गूगल ट्रांसलेशन है। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार है? तो सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार, फिर प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, और फिर क्या मानवाधिकार प्राकृतिक अधिकार है। ओके, सो अर्थ, मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन हैं तो हमें कुछ सामान्य से अधिकार मिलने ही चाहिए, जैसे कि हम गरिमा के साथ जी सकें, कोई हमारी इंसल्ट ना करे जब मन कहे तब, है ना। हर इंसान को पूर्ण गरिमा के साथ, गरिमा समझ रहे हो ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, जीने का अधिकार है। कोई भी मुंह उठा के चला है उसका इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता आती है। जीवन की स्वतंत्रता हो गई, भोजन की स्वतंत्रता हो गई, सांस लेने की, तो सांस तो जीवन में ही आएगी, है ना। शिक्षा प्राप्त करने की, और सबके अलग अलग आधार हैं। और समानता की, मतलब कि हर मानव समान है, ठीक है। भेदभाव होता है लिंग के आधार पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो अलग विषय है, वो हमने इन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। अभी इतना ही रखो। वे अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करते हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अमूल्य होते हैं। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो इंसान के अधिकार होते हैं, मानव के अधिकार होते हैं, वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का क्या मतलब है? दुनिया में जहां भी इंसान होंगे सबको वो अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। ये नहीं मान लो कि हमारा देश हो गया इंडिया, ठीक है, नक्शा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, और फिर यहाँ मान लो कि अफ्रीका, तो अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं उनको मानवाधिकार ना दिया जाए, उनको जानवरों की तरह रखा जाए, ठीक है। भारत के लोगों को कुछ कम अधिकार दिया जाए और अमेरिका वालों को ज्यादा अधिकार दिया जाए, नहीं। मानवाधिकार अगर है तो वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। मानवाधिकार को बांटा नहीं जा सकता कि किसी को स्वतंत्रता का अधिकार दे दो, किसी को गरिमा का अधिकार दे दो, किसी को समानता का अधिकार दे दो। क्यों? क्योंकि ये सब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक माला बन रही है, लाल मोती, काली मोती और पीली मोती, ठीक है। ये 3 प्रकार की मोती मिलाकर एक माला बनानी है, ठीक है। किसी ने ऑर्डर दिया है ना, अब क्या करोगे आप कि आप कहोगे भैया एक माला हम कर देते हैं जिसमें सिर्फ लाल मोती बना देते हैं, और एक माला करते हैं जिसमें सिर्फ काली मोती मिला देते हैं, और एक माला बनाते हैं जिसमें सिर्फ पीली मोती मिला देते हैं। तब क्या उस व्यक्ति का ऑर्डर पूरा होगा? नहीं। उसी प्रकार मान लो कि जो उस व्यक्ति का ऑर्डर की जगह उस व्यक्ति का मानवाधिकार है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को आप सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार दे दो, तुम्हें सारी स्वतंत्रताएं हैं। शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, सांस लेने की, लेकिन तुम्हें गरिमा का अधिकार नहीं है। जो मन कहे, जो व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ आके
तुम्हें बदसलूकी कर सकता है, तुम्हें डांट सकता है, वगैरह वगैरह। तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फिर दूसरे व्यक्ति को गरिमा का अधिकार दे दिया। कहा तुमको गरिमा का अधिकार है, कोई तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर सकता, बट तुम्हें समानता का अधिकार नहीं है। समानता मतलब अगर कोई काम तुम करोगे और कोई व्यक्ति और करे, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम भी करो एक्स भी करे, तो उसी काम के लिए अगर एक्स को 500 रुपये मिल रहा है तो तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे भी 500 दो। तुमको चाहे 5 रुपये मिले चाहे 10 रुपये मिले, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमको समानता का अधिकार नहीं। फिर तीसरे व्यक्ति को समानता का अधिकार दे दो और उससे स्वतंत्रता छीन लो, मतलब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अधिकार दो। ठीक है, ओके। जिसका और ठीक है, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, अविभाज्य है और अमूल्य है। ठीक है, मूल्य तो है, हमारे राइट्स अमूल्य है, जिनका संरक्षण हमारे हर देश भी करता है और अंतरराष्ट्रीय निकायों की जिम्मेदारी भी है कि इसका संरक्षण करें। चलो अब देख लेते मानवाधिकारों के प्रकार। तो पहला है मोरल राइट्स, नैतिक अधिकार। मोरल राइट्स क्या होते हैं? देखो, जो मानव जीवन में उसको अंदर तक अंदर तक झकझोरते, फॉर एग्जाम्पल प्रभावित करें, जैसे स्वतंत्रता हो गई, है ना, सम्मान हो गया, उसकी सुरक्षा इत्यादि हो गई, ये मोरल राइट्स कहलाएंगे। ठीक, ये समान ऐसे भी कह सकते हो, तो इसको नेचुरल राइट्स भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्यों? क्योंकि जो नेचुरल लॉ स्कूल होता है ना, उसका जो बेस होता है वो मोरल होता है। तुम लोग 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे। अभी मैं डाल तो रही हूँ इसकी क्लासेस, लेकिन वो तुम लोग के लिए नहीं है। हाँ, यही यही क्लास फिर पढ़ाऊंगी मैं तुम लोग को, सेम नोट्स। ठीक है, दूसरा है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? वह अधिकार जो हमें कानून देता है एज ए ह्यूमन राइट बना के। तो देखो, हमारे भारतीय संविधान ने हमें क्या दिया हुआ? जीवन का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है ना, है ना, समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो ये सब क्या है? मानवाधिकार ही तो है। तो मानवाधिकारों को हम अलग अलग तरीके से भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहला मोरल तरीके से, जैसे हम पैदा होते हैं नेचुरल तरीके से हमारे साथ वो चीजें रहती हैं। ठीक है, दूसरा जो हमने ऊपर देखा, कानून भी हमें वो मानवाधिकार देता है। ठीक है, तीसरा हो गया सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, और चौथा हो गया सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसमें और डीप नहीं जाएंगे, सी क्लास पता है पूरा, बहुत अच्छे से देखना। तो पुरानी वाली जो क्लास पढ़ी हुई इसमें जाके देख लेना, वहाँ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट्स वहां होते हैं, देखो जहां तुमको देखो कोई राइट्स दिया हुआ है, ठीक है, जहां तुमको पूर्ण कोई अधिकार पूर्णतः दिया हुआ है, ठीक है, और वह अधिकार जहां पर कुछ रोक लगी हुई है। ठीक है, सिंपल सा हम समझो। ठीक है, सिविल अधिकार तुम्हारे क्या है? राजनीतिक अधिकार क्या है? और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक मतलब तुम्हारे कल्चरल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल तुम रक्षाबंधन मना सकते हो, है ना, रक्षाबंधन क्या है? तुम्हारा कल्चरल प्रोग्राम है। ठीक है, और अगर कोई सरकार इस पर बैन लगाना चाहे, नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सांस्कृतिक अधिकार हैं, और सांस्कृतिक अधिकार होने के आधार पर ये तुम्हारे ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। और देखो देखो, ये सार्वभौमिक है। तुम जहां भी जाओगे, देखो ये पूरे विश्व में, देखो सार्वभौमिक का तो मतलब होता है कुछ ह्यूमन राइट संपूर्ण विश्व के सभी लोगों पे लागू होती है। ठीक है, जैसे कि जीवन का अधिकार विश्व में जितने भी लोग हैं सब पे लागू होगी। दूसरा होगा किसी एक व्यक्ति का वो ह्यूमन राइट्स है, और वो विश्व में जहां जहां जाएगा वो अपने राइट्स लेकर जाएगा। अब वो मान लो किसी दूसरे देश में गया, तो वहां पर भी उसे अपना ये कल्चरल प्रोग्राम करने का अधिकार है। हाँ, अगर उस देश में बैन ना हो, अपराध ना हो, प्लस वो किसी को परेशान ना कर रहा हो। ठीक है, चलो सामाजिक अधिकार क्या है? समाज में शांतिपूर्ण रहने इत्यादि जो अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार सबसे अच्छा, जैसे कि नौकरी पाने का अधिकार, क्योंकि हमारे पास पैसा, नौकरी रहेगी तभी पैसा आएगा, अर्थ आएगा।
अर्थ मतलब जमीन नहीं, पैसा, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी रहेगी हमारी। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट, जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। और सिविल राइट मतलब अन्य जो अधिकार नॉर्मली हमें दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट में क्षतिपूर्ति इत्यादि पाने का अधिकार। चलो अब देखते हैं नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ह्यूमन राइट्स जो है वो नेचुरल राइट्स हैं। तो नेचुरल राइट्स होते क्या हैं, है ना, यही पूछा था क्वेश्चन में। तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य जन्म से प्राप्त होते हैं। इसका आधार मानव की नैतिक और प्राकृतिक स्थिति है, ना कि किसी राज्य की अनुमति, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ओके, जब इंसान पैदा हुआ, अगर वो जीवित पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको जीवन का अधिकार है। क्यों? क्योंकि नेचर में वो आ गया है, ठीक है, इसको ऐसे समझना। क्यों? क्योंकि वो नेचर में आ गया है, ठीक है, तो उसका नेचुरल राइट हो जाएगा ये। इसको राज्य की अनुमति नहीं लेनी है कि उसको जीवित रहना है कि नहीं। एक बार जापान में बहुत पहले एक रिवाज था जापान में कि अगर एक से अधिक बच्चा होता था तो बाकी सबको नदी में डाल देते थे, सारे बच्चों को। क्यों? वो वापस स्वर्ग में चला जाएगा। ये इसलिए होता था कि खर्चा बचेगा, ठीक है, डायरेक्टली समझो। बट फिर अचानक वहां युद्ध छिड़ा और राजा को जो है सेना की कमी पड़ गई, तो राजा ने इस प्रथा पर रोक लगा दिया, है ना। बट नॉर्मली तो यही है कि अगर आप आज के जमाने में देखें कि कोई अगर जीवित होता है तो उसको जीवन का अधिकार है ना। और अगर वो जीवित है तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, नॉर्मल स्वतंत्रताएं जो प्रदान की गई सभी को, प्लस प्रॉपर्टी का भी अधिकार होगा, ठीक। जॉन लॉक के अनुसार लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी प्राकृतिक अधिकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर याद कर पाना तो याद कर लेना, बाकी तुम लोग को अगली क्लास में तुम लोग को याद करना ही है, ठीक है। ये नेचुरल लॉ स्कूल से थे जॉन लॉक, ठीक है। और इन्होंने स्वतंत्रता का 3 प्रकार बताया है, 3 भागों में डिवाइड किया था। एक जीवन, लाइफ, दूसरा लिबर्टी, और तीसरा प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, ठीक है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति 3 मुख्य राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं किसी ह्यूमन के, ठीक है। ये किसी राजा सरकार की देन नहीं बल्कि मनुष्य के साथ ही जन्म से जुड़ी होती है। तो किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था, नेचुरल लॉ स्कूल से थे। नेचुरल लॉ स्कूल क्या होता है अब ये मत पूछना, ये हम लोग अगली क्लास में क्योंकि पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। नो, पहले हमने देखा कि मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, फिर हमने देखा नेचुरल लॉ होता क्या है, ठीक है, प्राकृतिक विधि होती क्या है। नाउ हम देखेंगे कि जो मानवाधिकार कानून है वो क्या नेचुरल लॉ होगा। हाँ, मानवाधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानना एक व्यापक दृष्टिकोण है क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। देखो अभी हमने देखा जॉन लॉक ने कहा, जॉन लॉक कौन है? ये नेचुरल लॉ स्कूल से संबंधित है। देखो अब देखो हम जूरिस्प्रूडेंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, फिर भी चले जाते हैं थोड़ा सा। नेचुरल लॉ स्कूल मतलब कोई स्कूल का भवन नहीं स्थापित हुआ है। देखो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ। देखो लॉ जो भी लॉ है, मान लो आईपीसी से आरपीसी वगैरह कोई भी लॉ है, सब लॉ है। बट लॉ होता ही क्यों है, विधि होती ही क्यों है, हमें विधि की आवश्यकता ही क्या है, ठीक है। मान लो लोगों की शादी हो रही वगैरह सब हो रहा, दूल्हा है दुल्हन वगैरह, बट शादी होते ही क्यों है, शादी की आवश्यकता ही क्या है ना। तो विधि होती ही क्यों है, कहाँ है, कैसे है, क्यों ये आई, कब तक, क्या इसने समाज को दिया वगैरह वगैरह, इस सब का अध्ययन जैसे जो करता है उसको ज्यूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन होता है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया, सो सिंपल। और अलग अलग लोग विधि की अलग अलग विचारधारा अपनी रखते हैं। नेचुरल लॉ वाले कहते हैं कि जो विधि है, जो कानून है, जो भी है, ये डिवाइन लॉ है, ईश्वरीय शक्ति है, ठीक है, और नेचर के साथ ही आई थी। इसलिए नेचुरल लॉ वाले जो ऐसे विधि का अध्ययन करते हैं उनको नेचुरल लॉ स्कूल कहते हैं, मतलब इन सबके विचार नेचर से जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं हिस्टोरिकल लॉ वाले,
ये बोलते हैं नहीं नहीं, जो विधि है वो कस्टम को दिखाती है, जो विधि है उसको कोई बनाता नहीं है, और जो कानून लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी सीआरपीसी लिख दी गई है, ये सब कानून है ही नहीं। कानून तो वो है जो कस्टम है, जो समाज में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं बहुपत्नी विवाह है, कस्टम हो गया वहां का। कहीं कहीं दुल्हन दूल्हा के यहाँ बारात लेकर जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट मेघालय वगैरह में कहीं कहीं ले जाती है, ठीक है। तो ये वहां का कस्टम हो गया। तो कस्टम ही विधि होती है, मतलब हर समाज सोसाइटी की अलग अलग कस्टम होता है, वही कस्टम ही विधि होती है। कस्टम को जो विधि मानता है और इस आधार पर विधि का अध्ययन करता है, उसको हिस्टोरिकल स्कूल कहते हैं। सिर्फ 5-6 स्कूल फिर एनालिटिकल वगैरह वगैरह भी में से हट जाएंगे। तो जो जॉन लॉक हैं वो कह रहे हैं कि लाइफ मतलब जीवन का अधिकार है, लिबर्टी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, और प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार है। जीवन जो हमारी जिंदगी है, जिंदगी है तो स्वतंत्रता आएगी, स्वतंत्रता है तो साथ में संपत्ति चाहिए। ये तीनों क्या है, ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम अपने जन्म बर्थ के साथ लेकर आते हैं, ठीक है, और ये सब नेचुरल लॉ के साथ आते हैं, ठीक है। तो वही तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि क्या ह्यूमन राइट्स नेचुरल लॉ है, इसलिए जॉन लॉक का ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में जो है शॉर्ट वाला, तीनों याद रखो, अभी से याद कर लोगे, ठीक है। भविष्य में रिवीजन ही करना है, एलएलएम के एंट्रेंस में भी आ सकता है, एयूबीएचयू में भी, और नेट जेआरएफ में भी आ सकता है, ठीक है। क्या मानवाधिकार प्राप्ति का अधिकार है? हाँ, क्योंकि घनिष्ठ संबंध है, समानता दोनों ही सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्रदान करते हैं। सार्वभौमिकता क्या है, व्यापकता क्या है इनकी, ये किसी धर्म जाति या राष्ट्रीयता से परे ये सभी को मिलते हैं। अविच्छिन्नता, ना तो सरकार इन अधिकारों को छीन सकती है ना ही खत्म कर सकती है। बताओ whatever। तो तुमको जॉन लॉक वाला ही लिखना है, ठीक है। चलो, लेकिन अंतर यह है कि प्राकृतिक अधिकार नैतिक दृष्टि से जन्मजात होते हैं, जबकि मानवाधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय संधियों, संविधान और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया गया है। ओके, एक मिनट बेटा, मेरी सांस नहीं आ रही है से। दवाई का साइड इफेक्ट है, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, क्या है ये देखो, जो नेचुरल लॉ है ना, इसका बेस क्या होता है, ये लोग मानते हैं कि जो भी लॉ होगा वो डिवाइन लॉ तो होगा, ये नेचर के साथ होगा, बट उसका बेस क्या होगा कि कोई भी लॉ तभी अच्छा लॉ है, मतलब प्योर लॉ है। नहीं, प्योर लॉ यहाँ मत बोल रहा हूँ क्योंकि प्योर लॉ का यहाँ थ्योरी है, ठीक है। ओरिजिनल लॉ मतलब, इनका मतलब है कि लॉ तभी लॉ है जब वो लॉ मोरालिटी पर आधारित हो। मोरालिटी मतलब नैतिकता। तुमने देखा एक बार एलजीबीटी कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एलजीबीटी कम्युनिटी की भी राइट्स की बात हो रही है, इनकी शादी की भी बात हो रही है, बट नेचुरल लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ नैतिकता पर बात करता है, ठीक। दूसरा, जो नेचुरल लॉ बात करता है वो बात करता है कि लॉ तभी मान्य होना चाहिए जब वो पूर्ण जस्टिस दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स पीड़ित है क्योंकि इसके किसी रिलेटिव का मर्डर वाई ने कर दिया है, ठीक है, तो इसको तभी न्याय मिलेगा जब वाई मर जाए, है ना, वाई को मृत्युदंड दे दिया जाए, तभी इसको पूर्ण न्याय मिलेगा, ठीक। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इसको भी मिले हुए हैं, इसलिए इसको फांसी तो डायरेक्ट दी नहीं जाती है, आजीवन कारावास दिया जाएगा, 10 साल 20 साल, हो सकता है कि 5 महीने 6 महीने, अलग अलग परिस्थिति हो, जो भी मान लो हत्या में ना आए, घोरपाती में आए, कुछ भी। तो नेचुरल लॉ के अनुसार ये पूर्ण न्याय नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अंतर हो गया है ना। ओके, चलो देखते हैं भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण कहाँ पे है। तो भारत के संविधान के पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में है डीपीएसपी, ठीक। पार्ट 4 में दिया है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी,
और उसको एक्सप्लेन किया गया है 15 to 18। उसके बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे ठीक है 30 हो गया। 20 और 22 में भी कुछ अधिकार दिए हैं, अधिकार और भी दिए हैं, जैसे 32 में भी है ना, 25। जो ह्यूमन राइट्स की बात हो मोस्टली यहाँ पे है, ये सभी ह्यूमन राइट्स ही हैं। ये तीनों मेन ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन, और जो हम ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों जरूर याद कर लेना, ठीक है। यही तीनों तुमको याद करना है, बाकी भी याद होना चाहिए अगर तुम तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तो वहां पे कई बार एक केस था, हम यहाँ पे डाल दिए हैं कि एक बार पढ़े रहोगे तो यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि गरिमामय जीवन को भी शामिल करता है। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त हुआ था, है ना, आई थिंक वो वाला केस, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। चलो, तो आई थिंक वही होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ है, कोर्ट गरिमा, हमको ये पकड़ना है गरिमामय शब्द। गरिमामय शब्द हमने ऊपर क्या देखा, ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट्स में से एक है कि गरिमा का अधिकार भी इंसान को होना चाहिए, है ना। तो दे रहा है ना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ओके। केशवानंद भारती, संविधान के मूल संरचना में मौलिक अधिकार की रक्षा की गई है, ठीक है। ये सारे केस इंपॉर्टेंट हैं, देखो ये सब केस इंपॉर्टेंट है, अलग से तुम्हें तैयार करना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन शोषण से संबंधित था, ठीक है। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए कार्यस्थल पर, ठीक है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास 2000, विदेशी नागरिक को भी भारत में मानवाधिकार की सुरक्षा दी गई है। तो चूंकि मानवाधिकार सार्वभौमिक है, तो अगर विदेशी है तो उसको भी मिलेगा। आर्टिकल 21 नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 19 नहीं मिलेगा विदेशी को। क्यों नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो पढ़ाए थे, फिर अगर जानना होगा तो क्लास में पढ़ाएंगे, उनको देख लेना। कंक्लूजन आ गया, इसको नहीं समझाएंगे, अब देखना तुम लोग, ठीक है। करें कुछ। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के प्रावधान का विवरण कीजिए। क्या यह राज्यों पर विधिता बाध्यकारी है, देखो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होगा ये 1948, ठीक। भारत की आजादी के जस्ट नेक्स्ट ईयर आया है यूडीएचआर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं भी वनडे एग्जाम दे रहा हो तो आप पूछता ही है। एलएलएम ऑडिट जा रहा हूँ तो है ही, मैंने खुद बताया, इस बार मैंने दिया था तो आया था, ठीक। लागू हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है। यह इतिहास की पहली ऐसी घोषणा थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी मनुष्यों को जन्म से कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जो रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को मिलते हैं। जब हम आर्टिकल 15 और 16 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर भी कुछ ऐसा दिया गया है, रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि का भेद किए बिना, है ना। तो कुछ यहाँ से प्रभावित दिखता है, चलो। हालांकि यह घोषणा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में नींव डालती है। चलो, मुख्य प्रावधान क्या है 1948 के, देखो ये सारे शॉर्ट नोट्स तुम ये सब अच्छे से पढ़ना, ये सब तुम हमेशा काम आएंगे, ठीक है। इसके नोट्स बना के कहीं रख लेना, चाहे पॉइंटर्स में छोटा सा ही बना के अपना अपडेट करते रहना, नहीं तो तुम्हारे पास कोई पुराना जीएस वगैरह की बुक होगी उसमें दिया होगा,
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय घोषणा मानवाधिकार की अंतरराष्ट्रीय घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30। जैसे हमारे संविधान में कितने थे? 395 है, ठीक है। आईपीसी में कितने हैं? 511 है ना। वैसे यूडीएचआर में 30 अनुच्छेद है, जिनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो हमें ये नहीं याद रखना 3 भागों में, बट हमें ये याद रखना है कि 30 अनुच्छेद है, ठीक है। तो पहला है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल और पॉलिटिकल राइट। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? सभी मनुष्य, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र है और समान है, ठीक है। उनमें तर्क और विवेक है, मतलब सभी मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। तो इसको तुमको बस सोचना है, पढ़ना है, सोचना, समझना है, फिर याद करना है, ठीक है। इसमें कुछ महत्व तो है नहीं, और ना ही अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो तुरंत पूछ लेना, हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद 2 कहता है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अधिकार मिलते हैं, चाहे वह नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार आदि के आधार पर हो, ठीक है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 2? कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों को अधिकार मिलने चाहिए। कैसे अधिकार? जो आर्टिकल 1 में ऊपर था, कौन सा? जीवन का और स्वतंत्रता का। और कब से मिलना चाहिए? उनके जन्म से ही, क्योंकि वो जन्म से ही क्या है? बुद्धिमान और तर्कपूर्ण है, ठीक। हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। फिर आर्टिकल 4 नहीं दिख रहा तो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे, आर्टिकल 5 है। किसी को भी यातना या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार नहीं सहना चाहिए। मतलब किसी की गरिमा के विरुद्ध, अपनी गरिमा के विरुद्ध कोई अत्याचार नहीं सहना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक क्या कहता है? सभी को कानूनी संरक्षण, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, निर्दोषता का सिद्धांत और समान कानून के समक्ष अधिकार की बात कही गई है। तो आर्टिकल 20 और 22 और 21 की बात हो रही है ना। बाकी 32, 226 इत्यादि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। थोड़ा सा मत आने लगे, नहीं जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कंफ्यूज हो गए। अगर तुम लोग को आर्टिकल नहीं याद हो रहा है यूडीएचआर का, मत याद करना, ठीक है। आर्टिकल 1 याद कर लेना, जहां जहां सिंगल आर्टिकल हम दिए हैं वो याद करना, और उसके बाद कितने आर्टिकल है वो याद कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आर्टिकल सिंगल दिया हुआ है, ठीक। आर्टिकल 12 व्यक्तिगत जीवन, परिवार, घर और पत्राचार में मनमानी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। किसी के प्राइवेट लाइफ, किसी के घर में, किसी के परिवार में या पत्राचार में कोई व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, मनमानी रूप से क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपना माइंड और ओन बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आर्टिकल 13 to 15 कहता है सभी को स्वतंत्र आवागमन, मतलब कहीं आने जाने का, देश छोड़ने का और नागरिकता का अधिकार है। 18 से 21 सभी को विचार अभिव्यक्ति, धर्म, शांतिपूर्ण सभा और लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी का अधिकार है। चलो, जो था सामाजिक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल 22 हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है जो उसकी गरिमा के लिए आवश्यक है। तुम लोग को याद नहीं होगा एलएलबी के एग्जाम के लिए भी तुरंत, इतनी जल्दी नहीं तुम लोगों ने याद किया है, हमको पता है। तो तुम लोग कम से कम 10 अधिकार याद कर लेना, ठीक है। और बहुत सामान्य से अधिकार हैं जो तुम्हारे खुद के दैनिक जीवन में मिलते हैं, ठीक है। बिना अनुच्छेद के उसको लिखना।
अनुच्छेद लगा के लिखोगे, अनुच्छेद 23 लिखना था, अनुच्छेद 23 डाले लिख दिया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 डाले लिख दिया क्या अनुच्छेद 4 का। और डीपली चेक करिए, नहीं चेक करिए, बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन क्यों गलत करना है ना। अनुच्छेद 23 कार्य करने का अधिकार, समान वेतन, श्रम की शर्तें, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, विश्राम अवकाश और उचित कार्य समय का अधिकार। अनुच्छेद 25 जीवन स्तर, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सुविधा का अधिकार। इसमें से कोई अधिकार नहीं समझ में आएगा कुछ। शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक वगैरह वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 27 सांस्कृतिक जीवन, भागीदारी, वैज्ञानिक उन्नति और बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण। चलो अधिकार मिल गए, अब कुछ ड्यूटीज और लिमिटेशन भी लग जाए, है ना। आर्टिकल 29 कहता है व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्य है कि उसके अधिकार पर सीमाएं केवल तभी लग सकती हैं जब वह सार्वजनिक नैतिकता, व्यवस्था या दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो बोल रहा है कि हर व्यक्ति के राइट्स पर तभी कोई रोक लगे जब वो समाज के लिए और मोरलिटी के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल सड़क पे चलने का अधिकार सबको है, डंडा लेकर चलने का अधिकार है, बट मान लो ये जा रहा है, ठीक है, इसके हाथ में लाठी थी, ले लाठी को इसे घुमाना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, अगल बगल वाले लोगों को डिस्टर्ब होने लगा। जब पुलिस पकड़ने आई तो बोला हाँ मेरा राइट है, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, और ये राइट फलाना राइट। क्या भैया तुम्हारे अधिकार वहां समाप्त हो जाते हैं जहां दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं, ठीक है, तुम दूसरों के अधिकार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। चलो अंदर बताएंगे तुमको, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ। इतना अधिकार, अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने दिया। बट क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 की कोई कानूनी बाध्यता भी है किसी देश के ऊपर? चलो देखते हैं। ये कोई बाध्यकारी कानून नहीं है, अगर कोई देश नहीं मानना चाहता तो नहीं मानेगा, क्योंकि यार देखो ये अपने आप में एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, यूएन ने बना दी है, क्योंकि यह मात्र एक घोषणा है, ना कि देखो डिक्लेरेशन है, ठीक है, ना कि कोई संधि। जो डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक कानून बना के घोषणा कर दी गई जिसको मानना हो और मानो चाहे नहीं। और संधि में क्या होता है कि कोई कानून बना, अलग अलग देश ने क्या किया, उस संधि में साइन करके उस संधि का भाग बन गए। संधि ट्रीटी मतलब कुछ कुछ संविदा जैसा हो गया है ना, तो जब संविदा जैसा हो जाएगा तो बाध्यकारी हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सदस्य देशों पर कानूनी रूप से इसका पालन अनिवार्य नहीं है, परंतु इसका व्यापक नैतिक और वैधानिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मोरल प्रेशर कैसे पड़ा है, नैतिक दबाव। यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बनने वाले देशों ने यह नैतिक रूप से बाध्य करता है कि अपने कानून और नीतियों में यूडीएचआर के सिद्धांतों को लागू करें। जो भी यूनाइटेड नेशन का सदस्यता ली है वो देश मोरल रूप से ये प्रयास करते हैं कि जो मानवाधिकार का वर्णन इस डिक्लेरेशन में किया गया है उन सभी डिक्लेरेशन को वो अपने देश में भी लागू करें। ठीक है, चलो, और यूडीएचआर के आधार पर और भी कई संधियों का जन्म हुआ है, जैसे हमने इसको सब सारी संधियां पढ़ी हुई है, जैसे ICCPR और ICESCR। ठीक है, ये रहा। नाउ ये दोनों हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो जब तुम अलग से पढ़ोगी ना तो वहां पे तुम्हें क्वेश्चन का नाम याद ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकती हो, तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, आगे याद हो जाएगा। इन दोनों संधियों को इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। ठीक है, मानवाधिकार ही दिए गए हैं इन दोनों संधियों में। न्यायालयों में प्रभाव, विश्व के कई देशों के संविधान और उच्चतम न्यायालयों ने यूडीएचआर के संधियों को सम्मिलित किया है और उन्हें अपने निर्णयों में अपनाया है। ठीक है,
एक मिनट, जस्ट एक सेकेंड, हम सांस ले लें बस। प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है सांस लेने में। सैटरडे को मेरे अपॉइंटमेंट है, ठीक है। देखो, हम लोगों को बता रहे हैं। तो अभी ऊपर हमने देखा था विशाखा वाला केस, देखा था 1997 का, 1994 का केस था, कब का था? कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का केस था, यौन उत्पीड़न का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि कार्यस्थल मतलब ऑफिस वगैरह में अगर कोई महिला काम करती है तो उनकी सुरक्षा की जाए। बट जब ये केस आया तब ऐसा कोई कानून नहीं था, ठीक है। तब क्या हुआ? तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ जो है, जैसे कि यूडीएचआर है, ठीक है, और जो संधिया और है, उनसे अपना केस क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि आप वहां से ऐसे अंतरराष्ट्रीय विधियों से के आधार पर कानून बनाइए भारत में, ठीक है। तो वही ये बात कह रहे हैं, न्यायालयों पर प्रभाव पड़ता है। भारत में यूडीएचआर का प्रभाव क्या है? भारत में कौन से ऐसे कानून हैं जो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा से प्रभावित है? तो भाग 3 हम देखते हैं, मौलिक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित है। जैसे हमारा आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समानता की बात करता है, 14 का हाफ 7, 14 ऐसा हाफ करके मत करना, 32 का बता रहा है। ये भी इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल ये है यूडीएचआर का, तो यहीं से अडॉप्ट किया गया है। आर्टिकल 21 मतलब अडॉप्ट यहां से नहीं किया गया, यहां से प्रभावित है, ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, सॉरी, यूडीएचआर आर्टिकल 3, ठीक है। और ये वाला तो आर्टिकल याद ही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेम आर्टिकल है ना। और इसका हाफ ऐसे आप कर लेना, और इन दोनों का गुणा कर लेना, 7 3 21, टाइम कुछ भी जोड़ेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल दे दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। देखो, जरूरी नहीं है, और फिर तुम चाहो, अगर तुम्हारा तैयार होगा तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत, तुम यहाँ लिख भी सकते हो कि क्या है, 2 2 3 3 लाइन के बारे में भी, कौन से अधिकार है ये महत्वपूर्ण केस। ये वाला अभी जस्ट मैंने बताया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण से संबंधित था, यौन उत्पीड़न से संबंधित था, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सहारा लिया था कोर्ट में, ठीक है। महिला के साथ रेप के मामले में न्यायालय ने यूडीएचआर को मानव अधिकार के आधार पर लागू किया था, ठीक है। तो तुम ये वाला केस तैयार कर लेना, इनफ है ये। अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो साउथ अफ्रीका और जर्मनी के संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट है यूडीएचआर से प्रभावित है। देखो, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। इस भी संविधान हमारा बन ही रहा था, है ना, तो इससे प्रभावित हुआ इसीलिए। यूरोपीय मानवाधिकार संधि, ये भी हमारे सिलेबस में है, ECHR, वो भी यूडीएचआर पे आधारित है, ठीक है। ये भी क्लास हम पुरानी क्लास में सब लिए हुए हैं हम लोग। निष्कर्ष आ गया, पढ़ो तुम लोग इससे अपना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम 2 मिनट स्टॉप करेंगे, तुम लोग क्वेश्चन करना, और हम अपनी अनुलोम विलोम करेंगे। अभी आ गया है ना, उसके लिए एलएलएम के एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा, जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन तो है, कितना आर्टिकल होता है, और ये दोनों कहीं लिख लेना, इसको परमानेंट दिमाग में बैठा लेना। ये जो विशाखा वाला केस देखा, और एक चेयरमैन रेलवे बोर्ड वाला केस, दोनों बार बार आ रहा है, ये केस का तुम लोग
अगर सिलेबस खत्म हो गया रहेगा तो हमको याद दिलाना, इसका पूरा फैक्ट बता देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किस प्रकार ये इंटरनेशनल लॉ से, नेचुरल लॉ इत्यादि से और मानव हमारे महिलाओं के अन्य अधिकारों से कैसे प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि संविधान में भी प्लस जितने तुम अभी यूडीएचआर पढ़ी हो ना, उसके बाद अभी ईसीएचआर पढ़ोगी, और अभी ये आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर ये भी पढ़ोगी। इन सब में भी यही दो केस तुम बार बार लिख सकती हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार ही लिख दोगी बहुत है, दोनों में अलग अलग इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, आज के लिए इतने 2 क्वेश्चन करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो 2 क्वेश्चन आएगा वो आएगा आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर, ठीक है, वो दोनों लगभग एक जैसा है, ठीक है, तो फिर तुम कंफ्यूज होने लगोगे, है ना। तो दोनों क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये दोनों तुम लोग तैयार कर लेना, 2 क्वेश्चन था वो, 2 क्वेश्चन हुआ कि एक 2 हुआ है। ठीक है।